हेलो स्टूडेंट्स, मैं के भारद्वाज मैट्रिक्स के साथ फिर से प्रेजेंट हूँ नेक्स्ट लेक्चर के साथ। पिछले क्लास में हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेज, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेज के बारे में जानकारी लिए थे और स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स भी आपने पढ़ा था। यहाँ पर कुछ नोट्स है उसके बारे में। अगर कोई स्केलर है, लेट ए एंड बी आर टू मैट्रिसेज, लेट ए एंड बी आर टू मैट्रिसेज suitable for addition and multiplication then फर्स्ट नोट्स है a प्लस बी इक्वल होता है k टाइम्स ऑफ a प्लस k टाइम्स ऑफ b। ये राइट करवाया गया था। ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए इन जनरल, मतलब मैक्सिमम टाइम्स ऐसा नहीं होता है। इसका मीनिंग यह नहीं है कि ए बी बी ए के इक्वल होता ही नहीं है। ए बी बी ए के इक्वल होता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम्स ए बी बी ए के इक्वल नहीं होता है। इस पर एग्जाम्पल मैं पिछले क्लास में आप लोग को करवाया था। मतलब ये हुआ कि मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो कम्यूटेटिव लॉ को जनरली फॉलो नहीं करता है। मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वह कम्यूटेटिव लॉ को जनरली फॉलो नहीं करता है, लेकिन मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। अब यहाँ से फॉर थ्री मैट्रिसेज मान लेते हैं कि वह मैट्रिसेज ए है, बी है एंड सी है, ऐसा लेट कर लिए। फॉर थ्री मैट्रिसेज से ए कॉमा बी एंड सी, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। ठीक है। आप किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दे या उस मैट्रिक्स को ही आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई कर दे, वो मैट्रिक्स ही रहता है, वो मैट्रिक्स ही रहता है। अगर ऐसा राइटिंग कहीं पर मिलता है ए बी इक्वल ए सी, तो इसका मीनिंग यह नहीं होता है कि बी इक्वल सी है, यह नहीं होता है। क्योंकि इसका मीनिंग हुआ मल्टीप्लिकेशन में अगर राइटिंग इस तरह से हो ए बी इक्वल ए सी, जहाँ पर दो मैट्रिक्स ए और बी सूटेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन और यहाँ पर दो मैट्रिक्स ए और सी सूटेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, तो इसका मीनिंग यह नहीं होता है कि b इक्वल सी होगा। कहने का मीनिंग कि मल्टीप्लिकेशन में कैंसिलेशन लॉ होल्ड्स नहीं करता है। ऐसा इसलिए कि आप यहाँ पर दो मैट्रिक्स ए और बी लिए और दो मैट्रिक्स यहाँ पर ए और सी लिए, दो मैट्रिक्स ए और बी लिए, यहाँ पर दो मैट्रिक्स ए और सी लिए, तो इसका मीनिंग यह नहीं है कि बी हमेशा सी के इक्वल ही होगा। इसका मीनिंग यह नहीं है कि बी हमेशा सी के इक्वल भी होगा। वह दोनों आपस में डिफर भी कर सकता है। प्रोडक्ट ऑफ टू डायगोनल मैट्रिसेज, प्रोडक्ट ऑफ टू डायगोनल मैट्रिसेज is also a diagonal matrix। दो मैट्रिक्स अगर डायगोनल मैट्रिक्स है
तो उस दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट भी डायगोनल मैट्रिक्स ही होगा। अगर दोनों के दोनों डायगोनल मैट्रिक्स है तो उस दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट भी डायगोनल मैट्रिक्स ही होगा। प्रोडक्ट ऑफ टू ट्रायंगुलर मैट्रिसेस इज ए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स अगर ट्रायंगुलर है तो दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट भी एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ही होगा। प्रोडक्ट ऑफ टू स्केलर मैट्रिसेज इज ऑल्सो ए स्केलर मैट्रिक्स कहता है कि अगर दोनों के दोनों मैट्रिक्स स्केलर है तो उस दोनों का प्रोडक्ट भी स्केलर मैट्रिक्स ही होगा। दो मैट्रिक्स डायगोनल है तो दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट भी डायगोनल मैट्रिक्स होगा। प्रोडक्ट ऑफ टू डायगोनल मैट्रिसेज इज ऑल्सो डायगोनल मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स अगर ट्रायंगुलर है तो उस दोनों का प्रोडक्ट भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ही होगा। प्रोडक्ट ऑफ टू ट्रायंगुलर मैट्रिसेज इज ए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। A product of two scalar matrices is also a scalar matrix। दो मैट्रिक्स अगर स्केलर है तो दोनों का प्रोडक्ट भी स्केलर ही होगा। For n belongs if n belongs natural अगर n कोई नेचुरल नंबर है तो इस राइटिंग का मीनिंग है ए मैट्रिक्स को इटसेल्फ n टाइम्स आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं n फैक्टर्स। अब जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, कंसीडर करते हैं कोई मैट्रिक्स है A और वह 1 है, 0 है, -1 है, 2 है मान लीजिए, और आपको फाइंड आउट करना है देन ए क्यूब इक्वल वाट। आपको फाइंड आउट करना है ए क्यूब इक्वल वाट। तो ए स्क्वायर पहले हम लोग निकालेंगे, उसका मीनिंग है ए को इटसेल्फ मल्टीप्लाई कर देना। तो ए का वैल्यू हम लोग रखेंगे 1 - 1 0 2 और फिर 1 - 1 0 2 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लिकेशन के बारे में आप लोग को पिछले क्लास में जानकारी दी गई थी। अब फर्स्ट जिसको प्री फैक्टर मैट्रिसेज कहते हैं, अब बाद वाले को पोस्ट फैक्टर मैट्रिसेज कहते हैं। तो प्री फैक्टर मैट्रिसेज के प्रत्येक रो को पोस्ट फैक्टर मैट्रिक्स के प्रत्येक कॉलम से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 होगा, 0 को इससे करेंगे तो +0 होगा, 1 को 0 से करेंगे 0 होगा, 0 को 2 से करेंगे 0 होगा। फर्स्ट रो का वर्क हो चुका है। अब -1 को इस 1 से करेंगे -1 होगा, 2 को इससे करेंगे -2 होगा, -1 को इससे करेंगे 0 होगा, 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे +4 होगा। अब इस दोनों को सिंप्लीफाई कर लीजिए, क्या होगा 1 0 -3 4। तो इस तरह से ए स्क्वायर निकल गया। फिर आपको ए क्यूब निकालना है, तो ए क्यूब के लिए ए स्क्वायर इंटू ए फिर से कर देना है। ए स्क्वायर कितना था 1 - 3 0 4 और इसमें ए से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ए का मीनिंग आप देख रहे हैं 1 है, -1 है, 0 है, 2 है। अब इसको फिर से मल्टीप्लाई कर देना है, फिर से मल्टीप्लाई करना है। 1 को 1 से 1 +0 0 +0 -3 -4 0 +8 इसको राइट कर लेंगे 1 0 -7 8। तो ए क्यूब इस तरह से निकला। तो a टू दी पावर n वेयर n बिलोंग्स सेट ऑफ नेचुरल। अगर n कोई नेचुरल नंबर है तो a के पावर n का मीनिंग है कि a को आप n फैक्टर्स मतलब a मल्टीप्लाई है, a को n बार मल्टीप्लाई करना। जैसे आप a स्क्वायर को 2 बार लिखे। a क्यूब का मीनिंग क्या हुआ? a क्यूब का मीनिंग हुआ कि आप a को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं।
आप 3 टाइम्स उसको a इंटू ए मल्टीप्लाई किए इटसेल्फ, तो a क्यूब को आप ऐसे भी लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस a इंटू ए। यहाँ पर एक चीज़ और यहाँ पर ऑब्जर्व आप कर रहे हैं, बेस सेम रहने पर पावर जुड़ जाता है। मतलब जो आप रूल छोटे क्लास में इंडेक्स के लिए पढ़े थे, जो रूल आप छोटे क्लास में इंडेक्स रेडिकल ये जो आप पढ़ाई किए थे, वो रूल मैट्रिक्स में भी अब फॉलो हो रहा है, तो उसको भी हम लोग राइट कर लेंगे। ये नोट्स है, काफ़ी इम्पोर्टेंट नोट्स है, काफ़ी हेल्प करेगा आप लोग को प्रॉब्लम सॉल्व करने में। a का पावर मान लेते हैं m है, a का पावर n है। देखिए यहाँ पर बेस सेम है, बेस सेम है, वेयर a इज एनी मैट्रिक्स, a कोई मैट्रिक्स है, एक बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, बेस सेम है तो पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा। बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा। अगर इस तरह की राइटिंग हो तो आप उसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं। किसी मैट्रिक्स का पावर 0 हो तो वह आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल हो जाता है, किसी मैट्रिक्स का पावर 0 हो तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल हो जाता है। दो मैट्रिक्स a प्लस बी का होल स्क्वायर है, दो मैट्रिक्स a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो इसको राइट करते हैं a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। ए को a से मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर हो जाएगा, a को b से मल्टीप्लाई करेंगे ए बी होगा, b को a से मल्टीप्लाई करेंगे बी ए होगा, और b को b से मल्टीप्लाई कर देंगे बी स्क्वायर हो जाएगा। a को a से मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर होगा, a को b से मल्टीप्लाई करेंगे ए बी, b को a से मल्टीप्लाई करेंगे बी ए, अब b को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए आप इसको ऐड नहीं कर सकते, आप इसको ऐड नहीं कर सकते क्योंकि आप लोग को ये बताया गया था ए बी जो होता है वह जनरली बी ए के इक्वल नहीं होता है, ए बी जो होता है वह जनरली बी ए के इक्वल नहीं होता है, इसलिए हम लोग इसको इसी फॉर्म में लिखेंगे। अगर कोई बच्चे इसको लिखना चाहते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो इसका मीनिंग है ये तब लिखेंगे जब आपका रिजल्ट ए बी जो है वह बी ए के इक्वल हो चुका है। यह तब लिखेंगे जब ए बी जो है वह बी ए के इक्वल हो चुका है। इसी तरह से नेक्स्ट रिजल्ट है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हम लोग इसको राइट करेंगे a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। a को a से a स्क्वायर, a को माइनस बी से तो माइनस ए बी माइनस बी ए प्लस बी स्क्वायर। वही बात है, ए बी बी ए के इक्वल नहीं होता है, जनरली नहीं होता है, इसलिए इसको इसी फॉर्म में लिख देंगे, इसको इसी फॉर्म में लिख देंगे। चूँकि ए बी जो होता है वह जनरली बी ए के इक्वल नहीं होता है, मतलब मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है, दो मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वह जनरली कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। अगर कोई स्टूडेंट्स इसको ऐसा राइट करना चाहते हैं ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये तब होगा जब आपका ए बी जो था वह बी ए के इक्वल था। अगर ए बी बी ए के इक्वल है तो आप इसको इसके इक्वल लिख सकते हैं। नेक्स्ट रिजल्ट देखेंगे। अगर इस तरह का राइटिंग रहता है तो आप इसको राइट करेंगे, ए को ए से करेंगे तो ए स्क्वायर, ए को बी से करेंगे तो माइनस ए बी प्लस बी ए और माइनस बी स्क्वायर। इसको कुछ बच्चे कैंसिल कर देते हैं, कैंसिल आप नहीं कर सकते, ए बी और बी ए को कैंसिल नहीं कर सकते आप। इसको अगर कैंसिल, ये तब होगा व्हेन
ए बी जो है वह बी ए के इक्वल नहीं है, ए बी जो है वह बी ए के इक्वल नहीं है। किसी किसी समय ए बी और बी ए आपस में इक्वल भी हो जाते हैं, तो आप उस केस में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर राइट करेंगे। यह आप तब राइट करेंगे जब ए बी जो है वह बी ए के इक्वल हो जाता है, जब ए बी ए के इक्वल हो जाता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का पावर आप कोई पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं तो वह आई ही रहता है। जैसे आप आई स्क्वायर करते हैं तो भी आई है, आई क्यूब करते हैं तो भी आई है, आई 4 करते हैं तो भी आई है ना। और किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का पावर 0 करते हैं तो वह आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है। किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का पावर अगर 0 करते हैं तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है। याद रहे यह दोनों आपस में इक्वल है, तो ये इसका मीनिंग है कि यह स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। यह दोनों आपस में है इक्वल, इसका मीनिंग है कि वेयर ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, जहाँ ए स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स, ये ध्यान रखेंगे। हाँ तो बच्चों प्रॉब्लम यहाँ पर राइट है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ट्राई कीजिए आप लोग भी। देखिए ए द गिवन है, ए स्क्वायर निकालना है। आप सब जानते हैं कि ए स्क्वायर का मीनिंग होता है ए इंटू ए। तो हम लोग इसको 1 2 2 2 1 2 2 2 1 और इसको इटसेल्फ मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 2 2 1 2 2 2 1 मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 1 1 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 4 2 प्लस 2 प्लस 4 2 प्लस 4 प्लस 2 2 प्लस 2 प्लस 4 4 प्लस 1 प्लस 4 4 प्लस 2 प्लस 2 2 प्लस 4 प्लस 2 4 प्लस 2 प्लस 2 4 प्लस 4 प्लस 1 9 8 8 8 9 8 8 8 9। तो ये आ गया ए स्क्वायर। अब हमें -4a इक्वेशन, इसको सपोज फर्स्ट कहते हैं, यह ए स्क्वायर हम लोग फाइंड किए हैं, ए स्क्वायर। अब आपको -4a की जानकारी ले लिया, -4a, तो हम लोग -4a फाइंड आउट कर लेते हैं। मतलब स्केलर मल्टीप्लिकेशन, -4a का मीनिंग क्या है? स्केलर मल्टीप्लिकेशन आ गया। ए में हम लोग -4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ए में -4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। नाउ -4a इक्वल -4 से a में मल्टीप्लाई 1 2 2 2 1 2 2 2 1 क्या हो जाएगा? -4 -8 -8 -8 -4 -8 -8 -4। अब इस दोनों को आप ऐड कर लेंगे, देयरफॉर a स्क्वायर -4a। तो ए स्क्वायर का रिजल्ट आपके पास राइट है 9 8 8, फिर क्या है? 8 है, 9 है, अब फिर 8 है, अब फिर 8 है, फिर 8 है, फिर 9 है। ए स्क्वायर का रिजल्ट हमने राइट किया है। अब इसके साथ -4a वाले रिजल्ट को ऐड कर देना है, -4a, तो -4a का प्लस साइन। अब -4a का रिजल्ट हम लोग यहाँ पर राइट किए हैं,
-4 -8 -8 -8 -4 -8 -8 -8 -4। अब दोनों को ऐड कर देना है, तो ये 5 हो गया, ये 0 0, ये भी 0 हो गया, ये 5 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0, ये भी 0 और ये 5। फाइनली यह इसके इक्वल आ गया 5i3, इसके इक्वल आ गया है ना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स थर्ड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब 1 1 1 डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 है, नॉन डायगोनल एलिमेंट सारा 0 है। तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखेंगे। हाँ तो बच्चों, यहाँ पर प्रॉब्लम राइट है और ये कहता है दो मैट्रिक्स ए और बी गिवन है, दो मैट्रिक्स गिवन है और डी आपको फाइंड आउट करना है। रिलेशन इस तरह से है कि ए प्लस बी माइनस डी जो है वह नल मैट्रिक्स के इक्वल है। ए प्लस बी माइनस डी जो है वह नल मैट्रिक्स के इक्वल है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ए प्लस बी फाइंड आउट कर लेंगे। ए प्लस बी सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। तो 1 3 2 है, 3 2 5 है और इसके साथ आपका b है -1 है, 0 है, 3 है, -2 है, 5 है, 1 है। तो ये दोनों को जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 1 0 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 1 आएगा, 7 आएगा, 6 आएगा, ये आ गया। अब कहता है नाउ a प्लस बी और माइनस डी जो है, तो a प्लस बी माइनस डी जो है वो नल मैट्रिक्स के इक्वल है। यहाँ पर नल मैट्रिक्स जिसको आप जीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं, तो नल मैट्रिक्स के इक्वल है। तो a प्लस बी का रिजल्ट कितना है, 0 3 5 0 3 5 1 7 6 1 7 6 और माइनस डी इक्वल नल मैट्रिक्स। तो नल मैट्रिक्स के इक्वल है। अब डी उधर जाएगा तो क्या होगा, अब डी उधर जाएगा तो डी इक्वल हो जाएगा, नल मैट्रिक्स इधर आ जाएगा, 0 3 5 1 7 6 1 7 6, इसमें से नल मैट्रिक्स माइनस हो जाएगा। आप सब जानते हैं कि दो मैट्रिक्स का जोड़ घटाव सेम ऑर्डर के साथ किया जाता है, इसीलिए यह 0 है, 3 है, 5 है, 1 है, 7 है, 6 है, माइनस यह 0 है, 0 है, 0 है, 0 है, 0 है, 0 है। दोनों मैट्रिक्स हमने सेम ऑर्डर यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को सब्ट्रैक्ट कर दे आप, क्या आएगा, 0 - 0 0 1 आ जाएगा, 3 - 0 3 आएगा, 7 आएगा और ये 5 आएगा और ये 6 आएगा। यही आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। तो क्या करना था कि दो मैट्रिक्स ए और बी गिवन था और आपको डी फाइंड आउट करना है। तो रिलेशन है ए प्लस बी माइनस डी इक्वल नल मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स के। आप सबसे पहले ए प्लस बी फाइंड आउट कर लिए हैं और उसके बाद उस रिलेशन को लेके चले हैं। ए प्लस बी का रिजल्ट यहाँ से निकला हुआ था, उसको आप यहाँ पर रख लिए हैं। माइनस डी इक्वल नल मैट्रिक्स है, डी को उधर भेज दी है, नल मैट्रिक्स को इधर ला दिया है। तो डी इक्वल हो जाएगा दिस माइनस नल मैट्रिक्स। एडिशन सब्ट्रैक्शन सेम ऑर्डर के साथ किया जाता है। तो नल मैट्रिक्स का वैल्यू रख दिए हैं और उसको सिंप्लीफाई कर लिए हैं, उसको सिंप्लीफाई कर लिए हैं। चलते हैं, देखिए एक वर्ड है यहाँ पर ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, और किसी भी मैट्रिक्स के रो और कॉलम को जब आप रो को उसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम में जब राइट कर देते हैं तो उसे मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहते हैं। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स के कॉलम को जब उसके कॉरस्पॉन्डिंग रो में राइट कर लेते हैं तो उस न्यू मैट्रिक्स को उसका ट्रांसपोज कहते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे राइट करेंगे, डिफिनीशन इसका राइट करेंगे पहले, लेट ए इज एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m into n, then transpose
देन ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाय ए के ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज। या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, या ए के ऐसे दे सकते हैं, या ए का सी भी राइट कर सकते हैं, कंप्लीमेंट भी इसको बोलते हैं। तो लेट ए इज एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m into n, देन ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाई दिस सिंबल या दिस सिंबल या दिस सिंबल, है ना। इन दिस केस ऑर्डर ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए इज, अगर वह m into n था तो ये n into m हो जाएगा। अगर a का ऑर्डर m into n था तो इसका ऑर्डर n into m हो जाएगा, ऑर्डर रिवर्स कर जाएगा। टू फाइंड आउट ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स वी यूज आ रो को कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम में इंटरचेंज कर देते हैं फॉर ऑल आई बिलोंग्स नेचुरल, और रो को उसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम में इंटरचेंज कर लेते हैं। मतलब रो के एलिमेंट को कॉलम में भेज देते हैं तो कॉलम के एलिमेंट को रो में भेज देते हैं। ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का डिफिनीशन है, कहता है कि लेट ए इज एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m into n, देन ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाई ए का ट्रांसपोज, या कैपिटल T या स्मॉल t या कंप्लीमेंट C। इन दिस केस ऑर्डर ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए इज बिकम्स n into m। अगर मैट्रिक्स m into m by n ऑर्डर का था तो ये n by m ऑर्डर का हो जाएगा। टू फाइंड आउट ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स वी यूज कॉरस्पॉन्डिंग, मतलब रो को उसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम में इंटरचेंज कर लेते हैं। अब फर्स्ट रो का एलिमेंट फर्स्ट कॉलम में चला गया, सेकेंड रो का एलिमेंट सेकेंड कॉलम में, और थर्ड रो का एलिमेंट थर्ड कॉलम में, फोर्थ रो का एलिमेंट फोर्थ कॉलम में। इसी तरह से दो मैट्रिक्स को आप ऐड कर ले। देखिए यहाँ पर बार बार दो मैट्रिक्स a प्लस बी राइट किए हैं तो इसका मीनिंग ये नहीं कि अब हमेशा लिखना हो दोनों मैट्रिक्स का सेम ऑर्डर है, ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आप लोग को कई बार बताया गया है कि दो मैट्रिक्स का एडिशन तभी पॉसिबल है या सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल है जब उसका ऑर्डर सेम होता। दो मैट्रिक्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल है जब उसका ऑर्डर सेम होता हो। तो ये आपको भी ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पर ए और बी के बारे में कमेंट नहीं कर रहा हूँ, इसका मीनिंग दोनों का ऑर्डर सेम है। तो ए प्लस बी जो है, अगर दोनों को ऐड करके आप ट्रांसपोज लें या कोई स्टूडेंट ट्रांसपोज लेके तब ऐड करें, दोनों का रिजल्ट बराबर आता है। अब दो मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज लें तो ऑर्डर रिवर्स हो जाता है, और दो मैट्रिक्स को प्रोडक्ट करें ए और बी, अब उसका ट्रांसपोज लीजिए। या कोई बच्चे ऐसा करता है कि जो पोस्ट फैक्टर मैट्रिक्स है उसी का ट्रांसपोज ले लेता है, तब प्री फैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेता है, अब उसको मल्टीप्लाई करता है, बात बराबर है। इसे रिवर्सल रूल भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? रिवर्सल रूल भी कहते हैं, याद रखेंगे। इन जनरल में क्या होता है, अगर डिटेल में इसको करना चाहे, मान लेते आपके पास कोई मैट्रिक्स ए है, बी है, सी है, डी है, इस तरह से। अब आप उसका ट्रांसपोज लेंगे तो डी पहले आ जाएगा, उस पर ट्रांसपोज, सी पर ट्रांसपोज, बी पर ट्रांसपोज, ए पर ट्रांसपोज, ऐसा हो जाएगा। अगर आपके पास सपोज ए, बी और सी 3 मैट्रिक्स, अब ट्रांसपोज लेते हैं तो सी का ट्रांसपोज, तो बी का ट्रांसपोज, तो ए का ट्रांसपोज, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है। थर्ड नंबर है, किसी क्वांटिटी से किसी रियल नंबर से आप मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज लें, या आप ऐसे करें, दोनों बात बराबर है। जहाँ पर के जो है वह कोई ना कोई स्केलर है, मतलब रियल नंबर है, क्योंकि रियल नंबर का ट्रांसपोज वो रियल नंबर खुद होता है, और रियल नंबर का ट्रांसपोज वो रियल नंबर खुद होता है। नेक्स्ट रिजल्ट है, ट्रांसपोज लेते हैं तो मैट्रिक्स आ जाता है। नेक्स्ट रिजल्ट है,
यहाँ पर के रियल नंबर है, रियल नंबर का ट्रांसपोज रियल नंबर खुद होता है। यहाँ पर आप ये ऐसे भी लिख सकते हैं, के का ट्रांसपोज के ही इक्वल होता है, के का ट्रांसपोज के ही इक्वल होता है। और ट्रांसपोज का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के इक्वल हो जाता है, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के इक्वल हो जाता है, ये ध्यान देंगे। तो यहाँ पर प्रॉब्लम राइट कर चुके हैं, अब इसका सॉल्यूशन आप लोग देखेंगे। कहता है ए और बी आर मैट्रिसेज ऑफ ऑर्डर m इंटू एन एंड n इंटू एम। देखिए एक कोई मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर दिया हुआ है m इंटू एन, और बी कोई मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर दिया हुआ है n इंटू एम दिया हुआ है, n इंटू एम दिया हुआ है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इसका क्या होगा? देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि पोस्ट फैक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं, ए का ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं। तो ए का जब ट्रांसपोज करेंगे तो वह एक मैट्रिक्स होगा जिसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। ए एम इंटू एम बाई एन था, m इंटू एन था, तो उसका ट्रांसपोज n बाई एम हो जाएगा। ये m बाई एन था तो इसका ट्रांसपोज n बाई एम हो जाएगा। अब ट्रांसपोज का फिर ट्रांसपोज कह रहा है, तो फिर ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेंगे तो आप सब जानते ही हैं कि वह फिर ए के इक्वल हो जाएगा, फिर m इंटू एन, मतलब फाइनली ए के इक्वल आ गया। एक इक्वेशन तो आपके पास मिल गया। अब b का ट्रांसपोज आपको फाइंड आउट करना है, तो b का ट्रांसपोज जब आप फाइंड आउट करते हैं तो आप लोग जानते ही हैं ट्रांसपोज में ऑर्डर रिवर्स हो जाता है। ट्रांसपोज में ऑर्डर क्या होता है? रिवर्स हो जाता है। तो यह n इंटू एम था, तो ये हो जाएगा m इंटू एन, ये हो जाएगा m इंटू एन हो जाएगा। अब यहाँ पर कह रहा है कि दोनों को आप प्रोडक्ट करेंगे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स दिस क्या होगा। अब हम लोग नाउ b का ट्रांसपोज और उसके बगल में a का ट्रांसपोज है, तो मान लेते हैं b के ट्रांसपोज को, अब b के ट्रांसपोज को मान लेते हैं p, b के ट्रांसपोज को हम मान लेते हैं कि ये मैट्रिक्स p है, मान लिए। और ट्रांसपोज का ट्रांसपोज तो आप देख ही रहे हैं कि वह a के इक्वल है, वह a के इक्वल है, मतलब आपको फाइनली pa निकालना है। इसको अगर b के ट्रांसपोज को अगर p लेट कर लेते हैं, a के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज a के इक्वल आ ही चुका है, मतलब यह a के इक्वल है, तो आपको p इंटू ए फाइंड आउट करना है। तो p का जो p का ऑर्डर है वह m इंटू एन है, वह m इंटू एन है, और a का जो ऑर्डर है वह आपका m इंटू एन है। आप लोग को मल्टीप्लाई में बताया गया था, यहाँ पर प्री फैक्टर का रोल ये कर रहा है, प्री फैक्टर का रोल ये कर रहा है, अब पोस्ट फैक्टर मैट्रिक्स का ये रोल कर रहा है, अब पोस्ट फैक्टर मैट्रिक्स का रोल ये कर रहा है। तो आप लोग को जानकारी दी जा चुकी है। अब प्री फैक्टर मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या अब पोस्ट फैक्टर में रो की संख्या बराबर होनी चाहिए, मतलब m इंटू एन बराबर होना चाहिए। लेकिन ऐसा यहाँ पर कहीं पर दिया नहीं हुआ है, m और n के बारे में कमेंट नहीं किया हुआ है। इसका मीनिंग है कि वो डिफर भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई संभव है नहीं, इसलिए ऑर्डर इसका नॉट डिफाइंड होगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल, मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल, therefore order is not defined, order is not defined। इसका रीजन है कि m इक्वल n था नहीं, इस प्रश्न में कहीं भी ऐसा गिवन नहीं है कि m n के बराबर है। और जब m n के बराबर नहीं है तो आप इस दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, और जब मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है तो उसका ऑर्डर नॉट डिफाइंड होगा, मतलब ऑप्शन डी करेक्ट होगा। धीरे धीरे आप लोग आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। ट्रांसपोज का अभी आपका बेसिक चल रहा है, तो बेसिक क्लास चल रहा है, मतलब बेसिक इसको आप टॉपिक भी कह सकते हैं। आप लोग को इस प्लेटफॉर्म से बोर्ड, मतलब आपको ये प्लेटफॉर्म इस तरह से पढ़ाएगा कि जस्ट लाइक आप किसी इंस्टीट्यूट की तैयारी करते हैं उस तरह का तैयारी आपको यहाँ मिलेगा, एक कंप्लीट सिस्टमेटिक।
तो उसमें बोर्ड लेवल की भी पढ़ाई होगी और जेईई मेंस एडवांस लेवल की भी। तो अभी आप बोर्ड लेवल की तैयारी इसको कह सकते हैं, उस टॉपिक को आप बढ़ते जा रहे हैं। अभी आप इस पर प्रॉब्लम देखेंगे, फिर एसक्यू सिमेट्रिक देखेंगे, उसका प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, फिर इन्वर्स निकालना आपको बतावेंगे ज्वाइंट मेथड से, कंप्लीमेंट एलिमेंट्री ऑपरेशन से बतावेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग उस पर प्रैक्टिस करवाएंगे। जब ये हो जाएगा तो लीनियर सिस्टम बतावेंगे, फिर उसका कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट ये सब बताते हुए फिर आपको हम मेंस एडवांस का प्रॉब्लम प्रैक्टिस करवाएंगे। मतलब हमेशा यही पैटर्न रहेगा, उस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, उसका थ्योरी देंगे, उसका बेसिक प्रॉब्लम करवाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग मेंस और एडवांस का उसका प्रैक्टिस करवा देंगे। यहाँ पर कह रहा है कि ए और बी है, तो शॉर्ट करना है ए बी का जो ट्रांसपोज है वह बी के ट्रांसपोज और ए के ट्रांसपोज के इक्वल है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ए बी फाइंड आउट करेंगे। ए बी फाइंड आउट करने के लिए ए को राइट करेंगे तो 4 है, 2 है, -5 है, 1 है, 0 है, 3, और बी इसमें राइट करेंगे 6 है, -1 है, -7 है, 2 है, 0 है, 5 है, 3। अब देखिए ए का जो ऑर्डर है वह है 2 रो है या 3 कॉलम्स है, और बी का जो ऑर्डर है वह 3/3 है, 3/3। तो हम कह सकते हैं कि प्री फैक्टर का कॉलम्स पोस्ट फैक्टर का रो आपस में इक्वल है, मतलब मल्टीप्लिकेशन संभव है। तो मल्टीप्लिकेशन संभव है। अब देखिए यह कितना ऑर्डर का बनेगा, यह 2 × 3 है, यह 3 × 3 है, तो ये हट जाएगा, मतलब ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होने के बाद 2 × 3 ऑर्डर का बनेगा, 2 × 3 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स बनेगा। तो चलिए 4 6 का कितना होता है 24 -2 -5, 4 से बन जा -28 +4 +0, 4 0 0 10 -15। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, 6 हो जाएगा, +0 हो जाएगा, +3 हो जाएगा, अब -7 होगा, अब +0 होगा, अब +0 होगा, हो गया। अब 1 0 होगा, +0 होगा, अब +9 होगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कितना आ रहा है 24 - 7 17 होगा, ये कितना होगा -24 होगा, ये आपका -5 आएगा, आपका 9 आएगा, -7 आएगा, और ये आपका 9 आएगा, हो गया। तो ये आपका ए बी निकल गया। अब इसका ट्रांसपोज कह रहा है, ए बी का ट्रांसपोज कह रहा है, तो ए बी का ट्रांसपोज में क्या होता है, रो को कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम में राइट कर लेते हैं। जैसे यह फर्स्ट रो है तो फर्स्ट कॉलम में चला जाएगा, और सेकेंड रो है तो सेकेंड कॉलम में चला जाएगा। यही आपका आंसर है, आंसर नहीं है, ये आपका एक पार्ट निकला, कह सकते हैं LHS निकला, कह सकते हैं LHS निकला। तो 7 फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में और सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में। हम लोग यहाँ पर इसको राइट कर लेते हैं ताकि RHS जब फाइंड आउट कर सके तो उसके आंसर से इसको मैच कर सके। 17 -24 -5 9 -7 और 9 है, 9 है। अब हम लोग क्या करेंगे कि RHS निकालेंगे, RHS निकालेंगे। अब देखिए RHS निकालेंगे। नाउ बी का ट्रांसपोज पहले निकालेंगे, तो बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, सारे रो को कॉलम्स में करस्पॉन्डिंग कॉलम, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में -7 0, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में,
हो गया, ये बी का ट्रांसपोज हो गया, इसी को बी का ट्रांसपोज कहते हैं। अब ए का ट्रांसपोज फाइंड आउट कीजिए। ए का ट्रांसपोज तो ए कितना है, 4 है, 2 है, -5 है, 1 है, 0 है, 3 है। इसका ट्रांसपोज आपको फाइंड आउट करना है, मतलब रो को कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम में राइट करना है। जो फर्स्ट रो है वह फर्स्ट कॉलम में चला जाएगा, सेकेंड रो है वह सेकेंड कॉलम में चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 4 है, 2 है, -5 है, 1, 0, 3 है। ये आपका ट्रांसपोज निकल गया ए का। अब आप देख रहे हैं बी का ट्रांसपोज और ए के ट्रांसपोज दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो बी का ट्रांसपोज कितना है, 6 है, -7 है, 0 है, -1 है, 2 है, 5 है, 1 है, 0 है, 3 है। बी का ट्रांसपोज हो गया। अब इसमें ए के ट्रांसपोज, तो ए का ट्रांसपोज कितना है, 4 है, 2 है, -5 है, 1 है, 0 है, 3 है। दोनों को मुझे मल्टीप्लाई करना है। देखिए ये 3 × 3 और है, यह कितना है, 3 रो है 2 कॉलम से, यानी 3/2 है। 3 गायब हो जाएगा। ये जो बनेगा 3/2 ऑर्डर का बनेगा, 3/2 ऑर्डर का बनेगा। तो चलिए हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 जा कितना होगा, 24, -2 अब -5, 6 1 जा 6 +0 अब +3 हो गया। अब -7 4 जा -28 +4 अब +0, -7 +0 अब +0, 0 × 4 0 +10 और कितना -15, 0 × 1 तो 0 अब +0 और +9। तो ये क्लोज हो गया। सिंप्लीफाई कीजिए, देखिए 24 - 17 की इक्वल आ रहा है, 9 इसकी इक्वल आ चुका है, -24 इसकी इक्वल आ चुका है, -7 इसकी इक्वल आ चुका है, -5 इसकी इक्वल आ चुका है और 9 इसकी इक्वल आ चुका है। यानी हम लोग इसको अगर राइट करें तो देख रहे हैं आप, देखे हैं आपके पास A और A × B का ट्रांसपोज यहाँ पर आया हुआ था रिजल्ट, उसको हम लोग पहले ही नोट कर लिए थे, है ना। और B का ट्रांसपोज × A का ट्रांसपोज यहाँ पर आया है। इसको सिंप्लीफाई अगर कर लें तो कितना हो जाएगा, 17 9 -24 -5 -7 9। तो आप देख रहे हैं कि दोनों के दोनों रिजल्ट आपस में सेम है। इसका रिजल्ट इतना आ चुका है, B का ट्रांसपोज × A का ट्रांसपोज भी इतना आ चुका है। तो कह सकते हैं कि दोनों आपस में बराबर है, दोनों आपस में बराबर है। इस तरह से ये रिजल्ट प्रूफ हो गया। हाँ तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर प्रॉब्लम राइट है, इसको मैं सोल्व करता हूँ। A इक्वल है 2 3 -4 -1 2 3। B इक्वल है -1 3 -5 2 4 -6। तो आपसे पूछ रहा है B का ट्रांसपोज। B का ट्रांसपोज कितना होगा। ट्रांसपोज निकालने के लिए क्या करते हैं, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालने के लिए क्या करते हैं, रो को कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम में राइट करते हैं। जैसे फर्स्ट रो है तो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो है तो सेकंड कॉलम, थर्ड रो है तो थर्ड कॉलम। सेकंड रो है तो सेकंड कॉलम हो जाएगा, और थर्ड रो है तो थर्ड कॉलम हो जाएगा। अब दोनों को क्या करना है कि ऐड कर देना है, दोनों को ऐड कर देना है। देयरफॉर फर्स्ट प्लस सेकंड जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, A प्लस अब B का ट्रांसपोज। तो A का रिजल्ट राइट करेंगे, A का रिजल्ट कितना है
2 है, 3 है, -4 है, -1 है, 2 है, 3 है, अब प्लस बी का रिजल्ट, बी का ट्रांसपोज कितना है, -1 है, 3 है, -5 है, 2 है, 4 है, -6। दोनों को ऐड कर लीजिए, दोनों को ऐड कीजिए तब कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा, -9 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और -3 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया, यही आपका आंसर है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, देखिए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स जो होता है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, तो इसको समझने के लिए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स का ही एक आप पार्ट कह सकते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स इसका डिफिनीशन है, स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इफ एंड ओनली इफ ए का ट्रांसपोज या ए इंटू ए का ट्रांसपोज आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाता है तो उसे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। किसी मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल हो जाता है तो उसे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। किसी मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल हो जाता है तो उसे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के बारे में यहाँ पर डिफिनीशन आपको राइट किया, कहता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स किसी मैट्रिक्स, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल हो जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल हो जाता है तो हम उसे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। और जब आपको आगे इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ावेंगे तो उसमें फिर आपको पढ़ावेंगे कि दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल हो जाता है तो दोनों एक दूसरे का इन्वर्स कहलाता है, दोनों एक दूसरे का इन्वर्स कहलाता है। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि इसका इन्वर्स ये ट्रांसपोज हो गया, इसका इन्वर्स ये हो गया, यानी इस मैट्रिक्स का इन्वर्स ये ट्रांसपोज के इक्वल हो गया। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स उसके ट्रांसपोज के इक्वल हो जाता है तो वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स उसके ट्रांसपोज के इक्वल हो जाता है, मतलब ये जो मैट्रिक्स है दोनों का प्रोडक्ट, ये और ये दोनों का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है। तो आप कह सकते हैं कि किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स उसके ट्रांसपोज के इक्वल हो जाता है तो उसे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। यहाँ पर आई का मीनिंग आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आई का मीनिंग आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ पर एक प्रश्न नोट किया गया है, कहता है कि ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो के का क्या वैल्यू होगा। ये जो है ये एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो के का क्या वैल्यू होगा वो आपसे पूछा जा रहा है। चलिए चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इस मैट्रिक्स का कुछ नेमिंग कर लेते हैं। तो अपने तरफ से नेमिंग कर लिए के टाइम्स ऑफ -1 2 2 2 -1 2 2 2 -1 हो गया। अब ये ऑर्थोगोनल है तो ए का ट्रांसपोज जब हम लोग निकालेंगे तो आप तो जानते हैं, आपको बताया गया है रियल नंबर का ट्रांसपोज रियल नंबर ही होता है, लेकिन ट्रांसपोज जब राइट करते हैं तो रो को कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम में राइट कर देते हैं। और जो फर्स्ट रो है वह फर्स्ट कॉलम हो जाएगा -1 2 2, और जो सेकेंड रो है वह सेकेंड कॉलम हो जाएगा 2 -1 2, और जो थर्ड रो है वह थर्ड कॉलम हो जाएगा 2 2 -1। यह हो जाएगा। अब दोनों को मल्टीप्लाई करना है, चूँकि ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है
ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, तो दोनों को मल्टीप्लाई आप कर दीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। अकॉर्डिंग टू गिवन ATG, अकॉर्डिंग टू गिवन A इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, तो इस कारण से क्या होगा, इसलिए A और A का ट्रांसपोज जो होगा वह आइडेंटिटी के इक्वल होगा। तो A कितना है, K इंटू -1 2 2 2 -1 2 2 2 -1, हाँ, इंटू K और A का ट्रांसपोज, तो A का ट्रांसपोज -1 2 2 2 -1 2 2 2 -1, अब -1 2 2 2 -1 1 2 2 2 -1, लगभग दोनों सेम ही मैट्रिक्स दिख रहा है, दोनों सेम ही मैट्रिक्स, रियली में दोनों सेम है। तो चलिए, तो यह किसकी इक्वल है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की इक्वल है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, K इंटू K कितना हो जाएगा, K स्क्वायर, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 + 4 अब +4 -2 -2 + 4 -2 +4 -2 -2 -2 + 4 4 + 1 + 4 4 -2 -2 -2 + 4 -2 4 -2 -2 4 + 4 + 1 किसके इक्वल है, आइडेंटिटी के। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, K स्क्वायर था तो राइट करेंगे K स्क्वायर इंटू ऐड करेंगे तो 9 0 0 9 0 0 0 9 0 0 9 0 0 0 9 0 0 9 किसकी इक्वल है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की इक्वल है। इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्सेस जब पढ़ाए थे आप लोग को, इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्सेस जब पढ़ाए थे तो उसमें बताए थे कि दो मैट्रिक्स इक्वल तब होता है जब वो आपस में सेम ऑर्डर के होते हैं, साथ ही साथ उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी आपस में इक्वल होते हैं। तो चूंकि ये 9 तो हम लोग कॉमन ले सकते हैं, अब यह 1 0 0 0 9 0 0 0 9 कॉमन ले चुके हैं और यह हो गया I के इक्वल। तो 9K स्क्वायर जो है I वह I के इक्वल है, 9K स्क्वायर जो I है वह I के इक्वल। अब देखिए ये दोनों मैट्रिक्स तो सेम है, ये दोनों मैट्रिक्स सेम है, तो दो मैट्रिक्स आपस में ये रिजल्ट और ये रिजल्ट इक्वल है। इसका मीनिंग कि इसका जो कोफिशिएंट है 9K स्क्वायर वो इसके कोफिशिएंट 1 के इक्वल होगा, दोनों का कोफिशिएंट भी सेम होगा क्योंकि दोनों रिजल्ट भी सेम है और दोनों मैट्रिक्स भी सेम है, तो दोनों का कोफिशिएंट भी सेम होगा। तो इसका कोफिशिएंट तो 9K स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट 1 है, K स्क्वायर इक्वल 1/9 हो जाएगा, K इक्वल कितना आ जाएगा +/(1/3)। तो आपके ऑप्शन में जो मैच कर गया वही आपका आंसर हो जाएगा, है ना, K इक्वल +/(1/3)। तो इस तरह से इस प्रश्न का, इस प्रॉब्लम का आंसर आ चुका है। अब देखिए यहाँ पर एक वर्ड का यूज आ रहा है डिटर्मिनेंट, एक वर्ड आ रहा है डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट एक वर्ड यूज आ रहा है। देखिए डिटर्मिनेंट चैप्टर जो है यह अभी आप लोग मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं तो ये तो अभी लॉन्ग चलेगा, मैट्रिक्स का भी आप इन्वर्स आपको नहीं पढ़ाए हैं, ज्वाइंट नहीं पढ़ाए हैं, लीनियर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन नहीं पढ़ाए हैं, तो ये सारे चीज़ हार्मिशियन मैट्रिक्स नहीं पढ़ा है, स्क्यू सिमेट्रिक नहीं पढ़ाया है, तो ये सब चीज़ अभी पढ़ाने में टाइम लगेगा। उसके बाद डिटर्मिनेंट चैप्टर आएगा,
लेकिन यहाँ पर एक वर्ड यूज आ रहा है डिटर्मिनेंट, मैं तब तक इसका रफ करके आपको बता देता हूँ। रफ क्या बोलूँ, शॉर्ट इंट्रोडक्शन बोलना ज़्यादा अच्छा रहेगा, शॉर्ट इंट्रोडक्शन बोलना ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। शॉर्ट इंट्रोडक्शन कह सकते हैं, रफ से ज़्यादा अच्छा शॉर्ट इंट्रोडक्शन लग रहा है। देखिए डिटर्मिनेंट का सिंबल ये होता है, डिटर्मिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट बनाया जाता है। स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं यह आप लोग को बता चुके हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं ये आप लोग को बता चुके हैं। और जिस मैट्रिक्स में रो और कॉलम की संख्या सेम होते हैं उसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं, और जिस मैट्रिक्स में रो और कॉलम की संख्या सेम होते हैं उसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स को ही डिटर्मिनेंट के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। अब जैसे मान लेते हैं कि ये कोई एलिमेंट 3 है, देखिए ये सिंबल मिलता जुलता है, आप लोग इसे क्लास 11 में एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉडुलस नाम से इसे पढ़े होंगे। इसे एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉडुलस नाम से आप इसे पढ़े होंगे। तो अगर हम लोग इसको डिटर्मिनेंट बोलेंगे, कहेंगे कि डिटर्मिनेंट ऑफ 3। डिटर्मिनेंट में जब ये स्क्वायर मैट्रिक्स का ही पार्ट है डिटर्मिनेंट, तो निश्चित तौर पर रो की संख्या और कॉलम की संख्या सेम होते हैं। डिटर्मिनेंट में नंबर ऑफ रोज जो होता है वह नंबर ऑफ कॉलम्स होता है। नंबर ऑफ रोज जो होता है वह नंबर ऑफ कॉलम्स होता है। डिटर्मिनेंट में रो की संख्या और कॉलम की संख्या आपस में बराबर होते हैं। तो इस तरह के डिटर्मिनेंट को फर्स्ट ऑर्डर डिटर्मिनेंट कहेंगे। फर्स्ट ऑर्डर डिटर्मिनेंट कहेंगे। डिटर्मिनेंट आपको आगे पढ़ने का मौका मिलेगा जब मैट्रिक्स के बाद जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो अगला चैप्टर डिटर्मिनेंट ही होगा। लेकिन तब तक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है जो मुझे ज़रूरी पड़ रही है आप लोग को समझाने के लिए। अब फर्स्ट ऑर्डर डिटर्मिनेंट है तो इसका वैल्यू 3 होगा, -3 का डिटर्मिनेंट यही वैल्यू होगा, और 0 रहेगा तो वैल्यू यही होगा। डिटर्मिनेंट न्यूमेरिकल वैल्यू देता है। डिटर्मिनेंट जब भी आंसर देगा तो न्यूमेरिकल डाटा, मतलब वो कोई ना कोई रियल नंबर इस तरह का आंसर देगा। मैट्रिक्स अपने आप में एक सिस्टम है, एक अरेंजमेंट है। यह सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, यह सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट को शॉर्ट में डिट लिख दिए हैं। डिटर्मिनेंट को लोग ऐसे भी डिनोट करते हैं या डी ऐसे भी लिख लेते हैं, ये सब डिटर्मिनेंट का नोटेशन है। और डेल्टा, जिसको आप लोग केमिस्ट्री में डेल्टा, फिजिकल केमिस्ट्री में डेल्टा पढ़े होंगे। आगे की मैथ में से आप फॉरवर्ड ऑपरेशन भी बोलते हैं इसको, लेकिन अभी इस चैप्टर में आप इसको डिटर्मिनेंट बोलेंगे। और डिटर्मिनेंट का फर्स्ट लेटर डी है इसलिए डी भी लिया जाता है। तो सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है, जैसे मान लेते हैं ए है, बी है, सी है, डी है। ब्रेक कैसे किया जाता है, डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने का क्या तरीका है। और सबसे पहले इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, तो ए डी माइनस का साइन दे देना है, माइनस का साइन दे देना है। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है तो बी सी आ गया। ये रिजल्ट है डिटर्मिनेंट का, ये सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट। तो सेकेंड ऑर्डर जो डिटर्मिनेंट है, तो अगर ऐसा रहे ए बी सी डी, ध्यान देना है सबसे पहले आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे ए डी। हमेशा लेफ्ट में, देखिए मैथ में शुभ काम जो होता है वह लेफ्ट साइड में जाने से होता है। पहला शुरुआत मैथ में अच्छा कार्य के लिए लेफ्ट में लोग करते हैं, लेफ्ट में। तो ए डी अब माइनस का साइन दे देना है, अब तब हो जाएगा बी सी, तब हो जाएगा बी सी। आप ये राइट करते हैं तो सही है ना। और जिस मेथड का यूज ये डिटर्मिनेंट में किया गया उसे लैप्लास मेथड कहते हैं। जिस मेथड का यूज इस सॉल्व में किया गया है उसे लैप्लास मेथड कहते हैं। जब आप लोग डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे तो उस समय आपको मेथड बताया जाएगा, सारस मेथड भी बताया जाएगा, डिटर्मिनेंट मेथड भी बताया जाएगा। अब सपोज करते हैं यहाँ पर 3 है माइनस लैप्लास मेथड, इस मेथड का नेम है लैप्लास मेथड।
अब देखिए यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 जा 15 होगा, माइनस का साइन देंगे, ये कितना हो जाएगा -8, मतलब 15 + 8 = 23 आंसर आ जाएगा। यही आंसर आ गया 23। अब सपोज करते हैं, ये एग्जाम्पल है सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है। सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट इसलिए कहते हैं कि इसमें 2 रो और 2 कॉलम है। अब सपोज करते हैं -7 है, 9 है, 3 है अब 4 है, तो कितना हो जाएगा? पहले तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -28, माइनस का साइन देंगे, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 24, -52, माइनस कितना होगा 52। तो ये सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है। अब लास्ट आपको बताता हूँ थर्ड ऑर्डर। अब फोर्थ ऑर्डर, फिफ्थ ऑर्डर ये सब ब्रेक करना डिटर्मिनेंट चैप्टर में बता देंगे। देखिए थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट देखेंगे, और थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, और थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट क्या होता है ध्यान देना है। अब जैसे मान लेते हैं यहाँ पर A है, B है, C है, D है, E है, F है, G है, H है, I है, मान लेते हैं ये थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है। तो देखिए यहाँ पर एक साइन एक्सपेंशन, ये सब डिटर्मिनेंट चैप्टर में आपको डिटेल पढ़ावेंगे, साइन एक्सपेंशन का यूज करेंगे। और जैसे यहाँ पर थर्ड ऑर्डर है तो यहाँ पर फर्स्ट रो होगा, यहाँ पर सेकेंड रो होगा, यहाँ पर थर्ड रो होगा, यहाँ पर फर्स्ट कॉलम होगा, सेकेंड कॉलम होगा, थर्ड कॉलम होगा। तो हम क्या करेंगे कि ये आई रो का जो सफिक्स है आई, इसको जे, दोनों को ऐड करेंगे। अगर i + j इवन आ जाता है तो साइन इसमें प्लस का फिल करेंगे। साइन क्या चीज़ का फिल करेंगे? प्लस का। देन यूज प्लस, पॉजिटिव साइन। अगर i + j अगर ऑड आ जाता है, i + j ऑड आ जाता है तो देन यूज निगेटिव साइन। अब जैसे देखो अब जैसे यहाँ देखो i + j रफ करते हैं तो i 1 है और j 1 है, 2 आ गया, इवन आ गया, तो यहाँ प्लस साइन होगा। अब देखो 1 और +2 ऐड करेंगे तो 3 ऑड आएगा तो माइनस साइन देंगे। 1 + 3 ऐड करेंगे तो 4 आएगा, इवन आ गया तो प्लस साइन देंगे। 2 और +1 ऐड करेंगे तो 3 आ गया, ऑड आ गया, निगेटिव साइन देंगे। 2 और +2 ऐड करेंगे तो पॉजिटिव देंगे। 2 और +3 ऑड है, निगेटिव देंगे। 3 + 1 पॉजिटिव देंगे, 4 है, और 3 + 2 निगेटिव देंगे, और 3 + 3 इवन है तो पॉजिटिव साइन देंगे। मतलब प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, ये सिंबल आ गया। प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, ये सिंबल आ गया, है ना। कैसे याद रखेंगे आप लोग? अब प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। इसी टेक्निक के हेल्प से आप 4 ऑर्डर, 5th ऑर्डर, 6th ऑर्डर, जितने ऑर्डर की डिटर्मिनेंट की ज़रूरत हो, साइन एक्सपेंशन आप इसका कर सकते हैं। इसको साइन एक्सपेंशन बोलते हैं, साइन एक्सपेंशन, है ना। तो इसी का हेल्प से इसको ब्रेक करेंगे। अब देखिए जब डिटर्मिनेंट चैप्टर में जाएंगे तो आपको उस समय बताया जाएगा कि वी कैन एक्सपेंड द डिटर्मिनेंट अलोंग एनी रो या कॉलम, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट डज नॉट चेंज। आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करते हैं, डिटर्मिनेंट के वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आता, डिटर्मिनेंट का वैल्यू नहीं बदलता। लेकिन चूंकि मैं अभी आपको डिटर्मिनेंट चैप्टर नहीं पढ़ा रहा हूँ, इसलिए हम लोग इसमें एक टेम्पररी कोई एक वर्क करेंगे, कोई एक मेथड करेंगे। आप इस तीनों रो में से किसी एक रो के अलोंग इसको एक्सपेंड कर ले, या तीनों कॉलम में से किसी एक कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर ले। हालांकि आप तीनों रो के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं, तीनों कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन अभी
जितना वर्क है उसमें आप जो पसंद हो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग फर्स्ट रो के एलोंग ही इसे एक्सपेंड करते हैं। तो यहाँ पर प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस साइन यूज कर चुके हैं। अब हम लोग इसको हटा देते हैं, अब इसको हटा देते हैं। तो क्या करना है, अब प्लस ए को बाहर निकाल देना है। अब 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, तो 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट जब भी ब्रेक होगा तो 2 ऑर्डर में आएगा। तो प्लस ए के बगल वाले को नेगलेक्ट कर लेना है। प्लस ए के जो बगल वाले सब रो और कॉलम है उसको नेगलेक्ट कर लेना है। मतलब आप इस पर नज़र नहीं देंगे, आप इस पर नज़र नहीं देंगे। तो कौन कौन दिख रहा है, ई एफ एच आई। अब माइनस बी नोट करेंगे तो उसके बगल वाले पर आप नज़र नहीं देंगे। मतलब माइनस बी के बगल वाले रो और बगल वाले कॉलम को आप नहीं देखेंगे। कौन कौन दिख रहा है, डी जी एफ आई। फिर आपके पास प्लस सी है, तो प्लस सी के बगल वाले रो और बगल वाले कॉलम, प्लस सी के बगल वाले रो और बगल वाले कॉलम पर नज़र नहीं देना है। कौन दिख रहा है, डी ई जी और एच। अब 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, तो ये तो बताया गया कि पहले लेफ्ट जाना है, ई आई माइनस का साइन देना है, इसको मल्टीप्लाई करना है एच एफ माइनस बी, पहले लेफ्ट जाना है, डी आई माइनस का साइन देना है, तब इसको मल्टीप्लाई करना है जी एफ प्लस सी, इसको मल्टीप्लाई करना है डी एच माइनस का साइन देना है, तब इसको मल्टीप्लाई करना है ई जी। यही आपका डिटर्मिनेंट का आंसर आ गया। इसी को आप एक्सपेंड कर लें, न्यूमेरिकल डाटा रहेगा गिवन प्रॉब्लम में, और सिंप्लीफाई कर लेंगे आंसर आ जाएगा। तो हम लोग इसके हेल्प से सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पढ़ेंगे। इसके हेल्प से हम लोग सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पढ़ेंगे। डिटर्मिनेंट का यूज आपको टेम्पोररी करने के लिए बताया गया है। मैट्रिक्स चैप्टर में सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को पढ़ने के लिए डिटर्मिनेंट की ज़रूरत होती है, इसलिए आप लोग को डिटर्मिनेंट तब तक बता दिए। और नेक्स्ट जब डिटर्मिनेंट इसके बाद आवेंगे डिटेल चैप्टर में बता देंगे। सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, ध्यान देंगे। देखिए सिंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ए, मान लेते हैं कि कोई मैट्रिक्स ए है, स्क्वायर है, इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स, इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स इफ उसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल हो जाता है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं होता है उसे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। जिस स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल हो जाता है उसे सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। जिस स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं होता है उसे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल हो जाता है तो उससे सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर 0 के इक्वल नहीं होता है तो उसे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स।